नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम आपसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी वीडियोस को बड़ी संख्या में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल हम बातचीत करेंगे हरियाणा को लेकर, और हरियाणा से क्या है ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा में जहां 5 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, जम्मू कश्मीर के साथ साथ वहां भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबकी नजर हरियाणा पे लगी हुई है, क्योंकि हरियाणा में जहां पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लगातार 10 साल, वहां पर इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कि उसकी दीवार थोड़ी सी दरकती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी अब उभार पर है और हरियाणा इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबले में तब्दील हो गई है, जहां तीसरी शक्तियां काफी हद तक या तो बहुत कमजोर हो गई हैं या फिर हाशिए पर पहुंच गई हैं या उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा जो विजिटिंग फेलो है सी वोटर के, उन्होंने हरियाणा के 6 जिलों में से 10 विधानसभा का दौरा किया, आम लोगों से बातचीत की, आम लोगों से मुलाकात की और वहां के आबो हवा को पकड़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि दरअसल हरियाणा का मूड क्या है, हरियाणा के लोग सोचते क्या है, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार के बारे में उसकी राय क्या है और कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में वहां इस वक्त उभार की स्थिति में है जैसा कि लोकसभा के चुनाव के दौरान दिखाई पड़ा। वहां के लोगों के असली मुद्दे क्या हैं? युवा के बेरोजगारी से परेशान है या फिर कुछ और हिंदुत्व का असर अभी बाकी है? डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत थके हुए लग रहे हैं आप, परेशान से दिखाई पड़ रहे हैं, चेहरे पर आपकी थकान दिखाई पड़ रही है। तो किन किन इलाकों में आप गए, कहां गए, जरा एक बार हमारे दर्शकों को बताएं तो हमारे दर्शकों को भी एक अंदाजा लगेगा दरअसल आपने किन इलाकों का दौरा किया है और क्या आपको दिखाई पड़ा। पहली बात तो परेशान नहीं हूँ, थका हुआ जरूर हूँ सर, लेकिन आपके शो के चलते थकान को हमने अभी बोला है कि ठहर जाओ। तो जैसा कि आपने कहा 6 जिले और 10 सीटें, तो मैंने अभी मेरा अभी चल रहा है ट्रैवल, एक दिन का और ट्रैवल है, बट अभी जो 2 बेल्ट्स कवर की हैं उसमें एक ये रोहतक से हिसार तक की बेल्ट जिसे आप जाट बेल्ट कह सकते हैं, और दूसरी दक्षिण हरियाणा की बेल्ट, एक तीसरी बेल्ट है जीटी रोड बेल्ट जो कवर करने का प्लान है। बट इन 6 जिलों में मैंने ऐसी सीटें आइडेंटिफाई करी अलग अलग तरीके से, जिनमें कुछ बीजेपी की स्ट्रांग सीटें, कुछ कांग्रेस की स्ट्रांग सीटें, कुछ ऐसी सीटें जो फ्लिप हुई हैं, 2 बार कांग्रेस जीती है, 1 बार बीजेपी पिछले 3 बार में, और कुछ ऐसी जहां 2 बार कांग्रेस 1 बार बीजेपी। टारगेट तो मेरा था कि हर दिन 8-9 सीटें कवर करें, लेकिन 4-5 से ऊपर हो नहीं पाती, क्योंकि एक बार जब आप बात करने लगते हैं तो फिर बात दूर तलक जाती है। तो अगर हम जिलों की बात करें तो शुरुआत हुई मेरी झज्जर में बहादुरगढ़ सीट से, फिर मैं रोहतक गया, रोहतक के बाद मैं हिसार गया, हिसार जिले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरे दिन मैंने शुरुआत करी महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी होते हुए गुड़गांव की एक सीट मैंने कवर की। तो ये कुल, जो आपके व्यूअर्स अगर ज्योग्राफी समझते हैं हरियाणा की तो समझ जाएंगे कि एक बेल्ट जो है वो जाट बेल्ट है, उसमें भी खासकर एक हुडा साहब के जो इन्फ्लुएंस की बेल्ट है, और एक वो बेल्ट है साउथ हरियाणा की जहां बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में गेन किया है, और जहां राव इंद्रजीत सिंह जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे वो एक बहुत टावरिंग फिगर है जिस इलाके में। और इसको हम अहीरवाल बेल्ट बोलते हैं जो दक्षिण हरियाणा की बेल्ट है, क्योंकि यहाँ पे यादव डोमिनेशन पॉपुलेशन में है। तो जो एक जाट बेल्ट है वैसे ही एक अहीर बेल्ट है, तो वो अहीरवाल बेल्ट है साउथ हरियाणा। आपका पहला इंप्रेशन क्या दिखाई पड़ा, आपको क्या लगा? अगर मैं पूछूं कि एक सेंटेंस में आप बताएं कि आपने क्या देखा हरियाणा के अंदर। सर मैक्रो पिक्चर में मैंने ये चीजें देखी कि एक सेंटिमेंट नहीं है पूरे, जो मैंने देखे 6 जिले कवर किए हैं, हरियाणा में और भी जिले हैं, मैंने कहा आपको कि और भी बेल्ट्स हैं, लेकिन जो 2 मैंने एरियाज कवर किए वो बहुत डिफरेंट एरियाज हैं, एक बीजेपी की स्ट्रांग और एक कांग्रेस स्ट्रांग, दोनों में कोई कॉमन सेंटिमेंट नहीं था। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर का नाम कहीं ना कहीं गायब था नैरेटिव से। अच्छा। इनफैक्ट हरियाणा की अपनी लीडरशिप का भी नाम गायब था। पूरा इलेक्शन बहुत लोकलाइज तरीके से लड़ा जा रहा है, जहां कैंडिडेट वर्सेस कैंडिडेट है। और जो आपने तीसरी शक्तियों की बात की,
इनका बहुत अहम रोल दिख रहा है। और चौथी बात कि इलेक्शन बहुत बटा हुआ है जातियों पे। तो ये मेरे की टेकअवेज थे। और एक और चीज मैंने नोटिस की कि जो हम एक ट्रेडिशनल इलेक्शन से उम्मीद रखते हैं कि बहुत झंडे होंगे, बैनर होंगे, पोस्टर होंगे, वो मुझे नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं वो जो बज है चुनाव की वो ऑन फील्ड नहीं दिखी। अब उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ये कि मैं 10 दिन पहले गया हूं और ये अब होना बाकी है, और या जैसा कि आज कुछ मित्रों ने रेवाड़ी में मुझे बताया कि देखिए अब चुनाव ऐसे ही लड़े जा रहे हैं, इन पर ज्यादा खर्चा ना करते हुए सारी मैसेजिंग सीधा फोन के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए हो रही है। हाँ, मैंने कुछ गाड़ियां जरूर देखी, कांग्रेस की, बीजेपी की, जेजेपी की, आम आदमी पार्टी की, जो उनके मैसेजेस को स्पीकर, लाउड स्पीकर पे प्रोपोगेट कर रही थी। बट जिसे कहते हैं कि एक बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग या पोल्स पे पोस्टर लगे हुए हैं, वो इतना कुछ खास नहीं दिखा। कुछ हाई प्रोफाइल सीटों में दिखा, जैसे नारनौंद की एक सीट यहाँ से कैप्टन अभिमन्यु लड़ रहे हैं कांग्रेस के, जस्सी नाम है कैंडिडेट का उनके सामने, जस्सी पेटवाड़। तो उनके वहां मुझे दिखा, क्योंकि उनका कैंपेन चल रहा था, जहां राव इंद्रजीत सिंह की अपनी बेटी चुनाव लड़ रही है, वहां थोड़ा बस दिखा। लेकिन गांव के अंदर जब, क्योंकि मैं गांव के अंदर गया, मैंने शहरों में लोगों से बात ज्यादा नहीं की, गांव के अंदर गया, तो गांव के अंदर इनफैक्ट एक गांव में तो मुझे बोला अभी तक कोई आया ही नहीं है हमारे पास। ये कोसली की आपको मैं बात बता रहा हूँ। तो या तो फिजिकल बज की अब जरूरत नहीं है लोगों को लग रहा है, या अभी वो होना बाकी है। तो ये व्यूअर्स को समझना होगा, मैं 10 दिन पहले गया हूं और चुनाव भारत में आखिरी 2-3 दिन में भी चढ़ते उतरते रहते हैं। अगर आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की, प्रधानमंत्री भी चुनाव में उतने विजिबल नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी का जादू चलता है, फिनोमिनन है, और भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव उनके नाम पे लड़ती है, ऐसा क्यों? इस बार नहीं है सर, ये काफी लोकलाइज्ड इलेक्शन है। इसके कई कारण हो सकते हैं कि वहां पे लोकल मुद्दे हावी हैं, लोकल सेंटिमेंट्स हावी हैं, या जैसा कि हम कब से कहते आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उन स्टेट्स में ज्यादा कारगर साबित होते हैं जहां बीजेपी की पहले प्रेजेंस नहीं थी। अब जब बीजेपी की सरकार 10 साल से यहां पे है, 2 मुख्यमंत्री इनके रह चुके हैं, तो शायद पीएम का फेस अब इतना इंपॉर्टेंट लोगों के माइंड में नहीं है। और मैं तो कहूंगा सर कि हरियाणा की लीडरशिप का भी माइंड में नहीं है लोगों के। बहुत लोकलाइज्ड इलेक्शन मैंने देखा है, खासकर जिन बेल्ट्स में मैं गया हूं, और आप मतलब कुछ किलोमीटर आगे जाएं और सेंटिमेंट बदल जाता है। मतलब ये मैं आपको जाट बेल्ट का बता सकता हूं, जैसे आप रोहतक से जैसे हिसार पहुंचते हैं तो रोहतक में लगता है कि कांग्रेस की बल्ले बल्ले, हिसार जब जाते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पे मामला थोड़ा टाइट है, हालांकि कांग्रेस फिर भी आगे दिखती है। पर रोहतक और झज्जर में जो हुडा साहब का डोमिनेशन है लोगों के दिमाग में अक्रॉस कम्युनिटीज, मुझे दिखता है कि वहां पे इनफैक्ट रोहतक जैसी शहरी सीट पर भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस को एज हो सकता है, रोहतक मेन जो शहरी सीट है। और ग्रामीण सीटों में तो सर कॉन्टेस्ट ही नहीं है, कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस वर्सेस निर्दलीय चल रहा है, बीजेपी फाइट में ही नहीं है। या आप रोहतक बेल्ट की बात कर रहे हैं? मैं रोहतक की। अब जैसे ही आप हिसार पहुंचते हैं तो वहां कॉन्टेस्ट आपको दिखता है। एक हांसी सीट है, अब हांसी सीट में 2 कैंडिडेट्स पंजाबी लड़ रहे हैं आपस में, कांग्रेस बीजेपी। हांसी सीट में एक शहरी इलाका आता है जहां से कहते हैं कि बीजेपी को अच्छा वोट पड़ता है। कांग्रेस का ग्रामीण इलाकों में पकड़ है, कांग्रेस का कॉम्बिनेशन है वहां जाट प्लस एससी, और बीजेपी का है एवरीथिंग बट जाट। तो कांग्रेस के लिए इसलिए एससी वोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं कैप्टन अभिमन्यु का जो मैंने कैंपेन फॉलो किया नारनौंद में, तो वहां ये समझ में आया कि उनकी टीम यही कोशिश कर रही है कि मोबिलाइज किया जाए जो नॉन जाट वोट है कैप्टन अभिमन्यु के साथ। और आपने शायद ये इस बारे में चर्चा भी की होगी, जो कुमारी सैलजा के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी की गई थी ऑब्जेक्शनेबल, वो उसी सीट से हुई थी। और जो बीजेपी के कैंडिडेट है वो उसको भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं वहां पे कि एससी वोट भी बीजेपी की तरफ आ जाए, क्योंकि अदरवाइज अगर जाट प्लस एससी कॉम्बिनेशन कांग्रेस को मिल जाएगा तो वहां पे कांग्रेस निकल जाएगी। तो क्या आपके कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जी वहां अलोकप्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल लीडरशिप है, खट्टर या नायब सिंह सैनी या कैप्टन अभिमन्यु या अनिल विज या और तमाम लोग, वो भी अलोकप्रिय है, ये बात है? या आपने कहा कि पूरी तरीके से लोकलाइज है? मतलब कोई विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, प्रधानमंत्री अगर गायब हो और लोकल लीडरशिप की अगर जरूरत ना हो तो ये बहुत ही गंभीर संकट पैदा करता है। प्रधानमंत्री
अनपॉपुलर है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो इतने बड़े फैक्टर नहीं है इस इलेक्शन में, ये दिख रहा है। और हर इलाके में एक लीडर का इन्फ्लुएंस है, मतलब अलग अलग लीडर्स का जैसे आप हिसार साइड चले जाएं आप, तो वहां अभी भी बिश्नोईज के बारे में लोग बात करते हैं, जो बिश्नोई परिवार है, जो कांग्रेस में कभी हुआ करता था। रोहतक सोनीपत में आपको मैंने बताया, रोहतक जज्जर साइड में यहाँ हुडास का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। दक्षिण हरियाणा की ऐसी कई सीटें हैं जहां अभी भी राव इंद्रजीत सिंह का बहुत इन्फ्लुएंस है, टिकटें भी उनके द्वारा बांटी गई हैं। तो मैं ये कहूंगा, जब मैं कहता हूं लोकलाइज, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीडर्स अनपॉपुलर हैं, इसका मतलब ये है कि वो फैक्टर नहीं दिख रहे इतने बड़े, लोकल इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रही है इस पर। और मुझे मतलब कांग्रेस के नेताओं की क्या हालत है, राहुल गांधी की क्या पहचान है वहां पे? देखिए, मैंने राहुल गांधी के बारे में ज्यादा बात नहीं करी, बट मैं आपको ये बता देता हूं कि एक मूड कई जगहों पे बदलाव का है। लेकिन ये आपको जाट बेल्ट में ज्यादा दिखता है। जैसे ही आप अहिरवाल बेल्ट में आते हैं तो वहां पे लोगों को लगता है कि नहीं, हम कांग्रेस को नहीं आने दे सकते, क्योंकि फिर वही जाट डोमिनेशन होगा। तो एक कहीं ना कहीं रीजनल एक कॉन्टेस्ट है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो हमको कुछ नहीं मिला अहिरवाल इलाके में, अब और अहिरवाल इलाके में बीजेपी की बहुत तारीफ होती है, ऐसे ही जाटलैंड में कांग्रेस की बहुत तारीफ होती है। ये आपके दर्शकों को ये समझना पड़ेगा, हम दो बहुत स्ट्रॉन्ग एरियाज की बात कर रहे हैं, एक बीजेपी का स्ट्रॉन्ग और एक कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग एरिया। जो गेन कांग्रेस का होने की उम्मीद है सर, वो ऐसा लग रहा है उन इलाकों में है जहां इनलो और जेजेपी इनका कोलैप्स दिख रहा है। वो वाला वोट जो ट्रांसफर कांग्रेस को होने की उम्मीद है, और वो इलाके मैंने कवर नहीं किए हैं, जैसे कि जींद हो गया, या कैथल हो गया, या सिरसा हो गया, या फतेहाबाद हो गया। ये वाली बेल्ट से और लोगों से जो मैंने बात की है, चर्चा की है, यहां कांग्रेस के गेन करने की उम्मीद है। बट अगर आप ये कहें क्या वो बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को भेद पा रही है कांग्रेस, ये जरूर है कि कांग्रेस का वोट शेयर अहिरवाल में बढ़ रहा है, ये बीजेपी के सपोर्टर ने भी मुझे कहा, लेकिन क्या वो सीट कन्वर्ट कर पाएंगे, ये अभी काफी डिफिकल्ट है कहना। क्योंकि सर देखिए, इतना लोकलाइज इलेक्शन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक सीट है अतैली की, ये यहाँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक सीट है जहां से इनकी अपनी बेटी लड़ रही है, राव इंद्रजीत सिंह की। मैं आपको उसका एग्जैक्ट डिटेल देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। यहाँ पे आपको लगेगा कि देखिए, जीतना तो चाहिए राव इंद्रजीत सिंह की बेटी को। तो अतैली सीट में ये हो रहा है कि पहली बात तो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है, उनके सामने कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है एक फीमेल कैंडिडेट को, जो भी यादव है। तो यादव वर्सेस यादव। अच्छा, अब आप देखिए उस सीट की बनावट क्या है। वहां डोमिनेंस है अहीरों का, यादवों का, लेकिन वहां पे एक साइजेबल एससी वोट है और एक डिसेंट अमाउंट ऑफ राजपूत वोट है। वहां पे एक्स फैक्टर कौन बन जाते हैं, एक बीएसपी के कैंडिडेट ठाकुर हैं, एक अतरलाल करके, जो ठाकुर वोट भी काट रहे हैं, बीजेपी को डेंट कर रहे हैं, और एससी वोट भी काट रहे हैं, तो कांग्रेस को डेंट कर रहे हैं। अगर जब मैं फील्ड में गया, मुझे लगा कि ये एक तरफा मुझे समझ में बोला जाएगा कि देखिए, यहां से तो राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव आगे निकल रही हैं, क्योंकि इतने बड़े लीडर हैं साउथ हरियाणा के सर। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि वो सीट फंसी हुई है, क्योंकि वहां लोगों ने मुझे कहा कि आरती राव ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन जो अनीता यादव है कांग्रेस की तरफ से, वो पहले विधायक रह चुकी हैं, प्लस वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहती हैं, उनका आना जाना लगा रहता है, किसी का शादी हो, किसी की डेथ हो, तो उनका कनेक्शन है हमारे साथ, और प्लस एक्स फैक्टर है अतरलाल का। तो ये इक्वेशन मतलब समझ, अभी देखिए, आप किसी से पूछेंगे, लोग बोलेंगे कि अंत में राव इंद्रजीत सिंह पूरा अपना दम लगाकर अपनी बेटी को जितवा देंगे अतैली में, लेकिन एज ऑफ टुडे वो सीट फंसी हुई है। अब मैं आपको रेवाड़ी बताता हूँ। रेवाड़ी की एक सीट है जो अर्बन, जहां कैप्टन अजय सिंह यादव, कांग्रेस के बड़े नेता, उनके पुत्र लड़ रहे हैं, और बीजेपी के भी एक यादव कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो मुझे बताया लोगों ने कि जो ठीक ठाक वोट काटेंगे, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स, एक आम आदमी पार्टी से और एक इंडिपेंडेंट। और रेवाड़ी की सीट नेक एंड नेक फंसी हुई है इस समय। अच्छा, पतौड़ी में गया, पतौड़ी एक सीट है एससी रिजर्व, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी सीट है सर। यहां पर ऐसा लग रहा है कांग्रेस को टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहां पर राव इंद्रजीत सिंह के आशीर्वाद से एक बीजेपी की कैंडिडेट हैं,
जो पहले एमएलए रह चुकी हैं, और उनके मार्जिन भी काफी अच्छे थे पहले। और जो कांग्रेस की कैंडिडेट है उनको बाहरी माना जा रहा है। तो लोगों से मैंने जब बात की, उन्होंने कहा अगर जो अभी कैंडिडेट है उनकी जगह सुधीर चौधरी एक इनके वर्कर थे, कांग्रेस के वर्कर का नेता बोलूंगा, अगर उनको टिकट मिला होता तो ये टक्कर होती। इस समय हमें पतौड़ी बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है। okay. तो इतनी लोकलाइज्ड इक्वेशंस हैं कि इसको जनरलाइज करना मुश्किल है। लेकिन वही जब हम रोहतक, सोनीपत और झज्जर की तरफ आते हैं तो एक हवा है, कांग्रेस की हवा है, वहां पे साफ हवा है कांग्रेस की। और मैं कहूंगा वो कांग्रेस में भी हुड्डा साहब की फैमिली की हवा है कि हुड्डा साहब के सीएम बनने के चांसेस हैं या उनकी लीडरशिप में चांसेस है। तो वहां पे हवा है, साफ दिखती है। एक माहम सीट है, वहां बीजेपी की बात ही नहीं कोई कर रहा था, वो कांग्रेस वर्सेस इंडिपेंडेंट। बहादुरगढ़ में कांग्रेस वर्सेस इंडिपेंडेंट। कौन इंडिपेंडेंट? जिनको टिकट प्रॉमिस की थी कांग्रेस ने और नहीं दी। रोहतक की अर्बन सीट आपको मैं बता चुका हूं, वहां पर फाइट है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो कांग्रेस निकाल जाएगी, चाहे मार्जिन उसका कम हो। हिसार मैंने आपको बता दिया, हिसार में एससी वोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे जाट वोट है बट हुडा वोट नहीं है, वो थोड़ा दूर पड़ जाता है हिसार। ओके हिसार ट्रेडिशनली बिश्नोई फैमिली का गढ़। बट कार्तिक एक बात बताइए, आप बताइए कि ये कोई बड़ा मुद्दा है जो पूरे जो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपने देखी, लोगों से बातचीत किया, कोई एक ऐसा मुद्दा है जो कि जब लोग हरियाणा के बारे में बात करते हैं तो किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं, महिला पहलवानों के साथ जो अन्याय हुआ उसके बारे में बातचीत करते हैं, हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का रेट जो है हरियाणा में बताया जाता है, या प्राइस राइज कोई बड़ा मुद्दा है। तो क्या चीज है जो ओवर आर्चिंग तरीके से इस चुनाव को डिफाइन कर सकती है, एक मुद्दा जो सबको प्रभावित कर रहा है जिस पर वोट पड़ने की संभावना बताई जा रही है? सर मेरे को लगता है लोगों ने वोट तय कर लिया है बेस्ड ऑन सम इमोशनल कनेक्शन, चाहे वो कम्युनिटी हो चाहे वो पार्टी हो, उसके बाद वो रीजंस दे रहे हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि जब मैं जाट बेल्ट में गया तो अग्निवीर एक इशू था, मुझे लोगों ने बताया। मैंने कहा नौकरी का प्रॉब्लम, कहते नहीं नौकरी मिलती थी हुड्डा जी के समय पर, ये जाट बेल्ट में। अब मैं अहिरवाल गया तो मैंने कहा नौकरी, कहते ये बीजेपी में नौकरियां अहिरवाल में मिल रही हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जब कांग्रेस थी सत्ता में तो हमें नौकरियां नहीं मिलती थी, यहाँ से बच्चे के। तो अहिरवाल में ऐसा लगता है कि उनको लगता है कांग्रेस के समय हमें इग्नोर किया गया, बीजेपी के समय हमें तरजीह दी गई है, इसलिए हम वोट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक इनेट डर भी है कि अगर एक जाट डोमिनेंट सरकार आ जाएगी तो हमको फिर से हम पीछे चले जाएंगे। और जाट समाज में ये है कि भाई अभी बस हो गया, ये जो आपने सारे मुद्दे गिनवाए, अब हमें चाहिए कि हमारा कोई व्यक्ति आए और उसमें, क्योंकि इनलो और जेजेपी कमजोर हैं तो कांग्रेस, और प्लस कांग्रेस के गढ़ वाली सीटें हैं तो वैसे भी, तो इस वजह से यहाँ तो कांग्रेस वैसे भी जीतती आ रही है। तो वहां पे सेंटिमेंट है कि कांग्रेस को लाना है इस बार, कि हुड्डा साहब को लाना है, ये सेंटिमेंट मुझे दिखा। मुझे कोई एक इशू नहीं दिखा जिसको मैं कहूँ महंगाई या अग्निवीर या संविधान, जो हर जगह मैंने मुद्दे पूछे तो नौकरी का मुद्दा आता है, ये बात गलत नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप किससे बात कर रहे हैं। अब देखिए मैंने नोट डाउन भी किया, ये मैंने एक ही कुछ डिस्टेंस के रेडियस में एक राजपूत से बात की, मैंने कहा नौकरियां मिलती थी हुड्डा साहब के समय, कहते नहीं मिलती थी। और एक जाट से पूछा तो उन्होंने कहा नौकरियां मिलती थी। तो इसका मतलब नौकरियां मिल रही थी उस समय भी, लेकिन किसी एक समुदाय को, बाकी समुदाय के हिसाब से वो कुछ नहीं हो रहा था। तो नौकरियों का मुद्दा है, लेकिन लोगों ने अपनी साइड चुन ली है, उसके बाद जस्टिफिकेशन मिल रहा है रीजंस का, ये मुझे समझ में आया। हिंदुत्व का मुद्दा आपको दिखाई पड़ा? नहीं, बहुत कम। हाँ, अहिरवाल में कह रहे हैं कि मुद्दा है, जाट बेल्ट में ऐसा कम लगा मुझे। और जाट बेल्ट में इनफैक्ट मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे नहीं चलता। अहिरवाल में कह रहे हैं कि योगी जी की रैली भी है तो वहां पर वो मुद्दा शायद उठ सकता है, क्योंकि जैसे पतौड़ी इलाका है वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी है ठीक ठाक, तो वो डेमोग्राफिक्स पे डिपेंड करता है। हरियाणा में सर पॉपुलेशन में मुस्लिम्स की बहुत कम है परसेंट, और कॉन्सेंट्रेटेड है साउथ में मोस्टली, तो इस वजह से शायद। बट अहिरवाल में थोड़ा मैंने सुना कि ये मुद्दा उठ सकता है, बट जाट बेल्ट में तो कुछ खास नहीं, बेसिकली जाति पर इलेक्शन हो रहा है पूरा। और इस वजह से एससी वोट बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस का कोalition ही बनता है जाट प्लस एससी। तो क्या शैलजा की नाराजगी की जो खबरें आ रही हैं उसका कुछ असर ग्राउंड पर दिख रहा है? वो पहुंच गई है, वो हिसार तक तो पहुंच गई थी खबर जब मैं कल गया हूँ। मैंने कहा कि कैंडिडेट्स भी इस बात को उछाल रहे थे कल तक। अब क्या
कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर पाती है अगर उनकी रैली शुरू हो जाती है और वो मैसेज पहुंच जाता है। अच्छा, एक बात और है ना कि कैंडिडेट उछाल रहे हैं, क्या वोटर्स उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, ये अभी समझ में नहीं आ रहा। तो अगर मान लीजिए एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कांग्रेस को डेंट हो सकता है, जो कि रिपेयर हो सकता है अगर वापस शैलजा जी वापस पिक्चर में आ जाए। और अगर तो सीटें फंस सकती हैं। मैं मतलब आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट ऐसा नहीं है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, क्योंकि अभी इलेक्शन 10 दिन हैं और ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि अभी तो राहुल गांधी वगैरह आए नहीं है इलेक्शन में, अभी इलेक्शन चढ़ेगा कांग्रेस का। तो जब चढ़ेगा तो फिर तो नए मुद्दे भी कांग्रेस में, राहुल गांधी इज द न्यू फेस ऑफ ये सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स कांग्रेस। तो अगर वो उसको लेकर आते हैं वापस लोकसभा की तरह, तो हो सकता है जो डैमेज हुआ है वो अंडू भी हो जाए। बट आखिरी सवाल, हाँ जी, आखिरी सवाल, ये देवीलाल का गढ़ रहा है हरियाणा, उनका परिवार ने लंबे समय तक वहां रूल किया है। एक जमाने में कहते थे कि भाई देवीलाल या फिर भजनलाल या फिर बंसीलाल। मुझे लगता है अकेला ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें ना देवीलाल का परिवार दिखाई पड़ रहा है, ना बंसीलाल का परिवार दिखाई पड़ रहा है और ना ही भजनलाल का परिवार दिखाई पड़ रहा है, जो है भी वो अलग अलग पार्टी में सिमटे हुए। हाँ। तो क्या ये माना जाए कि आपको ये महसूस हुआ कि भाई क्यों देवीलाल या इंडियन नेशनल लोक दल या फिर जेजेपी हाशिए पर चली गई? सर, जेजेपी का तो साफ है कि मतलब जो उनका पार्टी का बेस है वो खुश नहीं था इस बात से कि वो बीजेपी से जुड़ गए जाके। और मैं तो ये खबर सुन रहा हूँ कि दुष्यंत चौटाला के लिए अपनी सीट बचानी भी मुश्किल हो सकती है। मतलब मैंने जमानत तक सुना है, जमानत बचानी, हालांकि मुझे लगता है वो एग्जैजरेशन है, लेकिन हो भी सकता है, बट अपनी सीट बचानी काफी मुश्किल है दुष्यंत चौटाला के लिए, ये बात मैं सुन रहा हूँ। और दूसरी बात कि इनेलो सर फायदा उठा सकती है कुछ, कि अगर जेजेपी डाउन जाएगी तो वोट जो गया था जेजेपी को वो इनेलो को वापस जा सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्गर क्लेमेंट इस समय कांग्रेस है जाट वोट का। अच्छा, तो इस वजह से जो ये जो इनलो से जेजेपी गया था वो वापस इनलो में जाने की बजाय जेजेपी से कांग्रेस में जा रहा है, और इनलो का भी जो रिजल्ट है वो भी कांग्रेस जाने की उम्मीद। कहीं आपको देवीलाल का नाम सुनाई पड़ा? सर, इन बेल्ट्स में वैसे भी मुझे लगता है कि इतना नहीं, उनका जो इन्फ्लुएंस जो आप कह रहे हैं, खैर मैं तो चलिए लेट मी टेक दैट बैक, देवीलाल वाज द पैन हरियाणा फिगर, बट यहाँ पे नहीं सुनाई दिया मुझे। बट मैं ये बोलूंगा कि जब मैंने पूछा जेजेपी इनलो, सबने खारिज कर दिया कि यहाँ कोई सीन नहीं है। बट मैं फिर कहूंगा कि जो इनलो का जो मेन बेल्ट है सिरसा फतेहाबाद, मैं वहां गया नहीं, हो सकता है मैं अगर वहां जाऊं तो वहां पे बात हो, लेकिन बट जैसे अब कुलदीप बिश्नोई है, अब मैं जब हांसी सीट पर गया तो वो कहते हैं कुलदीप बिश्नोई जी का अभी भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस है। तो ऐसा नहीं है कि भजनलाल जी का पूरा मतलब सफाया हो गया उनके परिवार के इन्फ्लुएंस का, वो है बट काफी सिमट गया है वो। आम आदमी पार्टी का कहीं आपने जिक्र सुना 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी में? सर, लोग ना आम आदमी पार्टी के नाम से उत्साहित तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही पूछो यहाँ कोई माहौल है, कहते हैं नहीं। जैसे मैं दिल्ली से गया, कोई पूछता है आप दिल्ली से, मैं बोलता हूँ हाँ। अरे आपके यहाँ तो केजरीवाल जी है, मैं बोलता हूँ हाँ। फिर मैं पूछता हूँ कि आम आदमी पार्टी, यहाँ कुछ नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी इज वन ऑफ द सेवरल प्लेयर्स, बट आम आदमी पार्टी मुझे फैक्टर नहीं दिखा, मुझे इनलो जेजेपी ज्यादा फैक्टर। अब देखिए वही बात है, मैं जिन सीटों पे गया मैं उनकी बात कर सकता हूँ सिर्फ, ठीक है। दलीय दिखे फैक्टर काफी सीटों पे, और मुझे बसपा कुछ एक आध सीट पर फैक्टर दिखी। ये जो महिला पहलवानों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा, सर ये जो जाटों का जो हुआ है ना पूरा शिफ्ट, इसमें ये सब इंक्लूडेड है, सब ये सब मिलाकर ये सेंटिमेंट बना है। तो इसमें पूछना, मुझे लगता है, एक तो मैंने उनको प्राइम नहीं किया, मैंने पूछा मुद्दे क्या हैं। तो जब मैंने ये पूछा तो ऐसा मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है ये जो शिफ्ट है ये समेशन है सबका, कल्मिनेशन है एक तरीके से। चलिए कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों को बताने के लिए। जब आप दोबारा लौट कर आएंगे तो फिर दोबारा आपसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बाकी इलाकों का क्या हाल। अभी तो आपने जाटलैंड और अहिरवाल इलाके का जिक्र किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।